हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? फाइक शाह ने यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोकी और फोन निकाल कर इब्रार शाह को कॉल की थी। भाई, आप ऐसे करें, गाड़ी अंदर ही ले आए। सर अशफाक खुद आपसे मिलना चाहते हैं। इब्रार शाह ने कहा, ओके। फाइक शाह ने इतना कहते कॉल काट कर फोन पॉकेट में डाल दिया और गाड़ी स्टार्ट करते यूनिवर्सिटी के अंदरूनी जाने बढ़ाई थी। वो देखो यार, लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। फिजा ने एक ब्लैक प्राडो को यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़े होते देखकर सहरिश और आमना को भी मुतवज्जे किया था। वो दोनों भी इस जानिब देखने लगी। गाड़ी का दरवाजा खुला और फाइक शाह अपनी शानदार पर्सनालिटी लिए गाड़ी से बाहर निकला था, जिसे देखकर तमाम लड़कियों ने अपने दिलों पर हाथ रख लिया था। या यूं कहना बेहतर होगा कि अपने अपने दिल हाथों पर रख लिए थे। फाइक शाह ने नजर उठाकर सामने की जानिब देखा। हमेशा की तरह कई लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जे थी, मगर वो किसी भी लड़की को लिफ्ट नहीं कराता था। वो लड़कियों से कोसों दूर भागने वाला लड़का था। प्यार व्यार के खुराफात में वो कभी पड़ना ही नहीं चाहता था। लड़कियां उसकी शानदार पर्सनालिटी देखकर बहुत मरूब हुई थी। वो सबको नजरअंदाज करते सीधा इब्रार शाह की जानिब बढ़ गया था, जो उसे देखते वहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए और फिर प्रिंसिपल रूम की जानिब बढ़ गए। हाय यार, कितना हैंडसम है, सहरिश ने एक अदा से कहा था। तुम तो दफा होकर मर जाओ, तुम्हें तो हर तीसरा लड़का ही हैंडसम लगता है। फिजा ने सहरिश को लताड़ा। तो तुम क्यों जेलस हो रही हो? हैंडसम ही तो है। सहरिश ने फिजा को दूर धकेलते हुए कहा। भले जितना भी हैंडसम हो, मगर इतना ही मगरूर भी है। आज तक उसका कोई अफेयर नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों से कोसों दूर भागता है। फिजा ने उनकी मालूमात में इजाफा किया था। हैं? ये क्या बात हुई भला? इतना खूबसूरत मर्द और एक भी गर्लफ्रेंड नहीं? जरूर ये झूठ होगा। वैसे भी ऐसे अमीरजादे अपनी बातें बाहर थोड़ी आने देते हैं। आमना ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम मर्द सिंगल हो सकता है। अरे यार, मैं ठीक कह रही हूँ। इसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो है ही इतना रूड नेचर का कि कोई उसके करीब जाने का सोचता भी नहीं है। फिजा ने सर्द आह भरते हुए कहा। तो यानी तुम कह रही हो कि इसे पटाना मुश्किल है? सैरिश ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ भाई, सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, फिजा ने कहा। और अगर किसी ने इसे पटा लिया तो? सैरिश ने पूछा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? फिजा हैरानगी से उसे देखते हुए कहने लगी। यही कह रही हूं कि अगर किसी ने इसे पटा लिया तो तुम उसे क्या दोगी? सहरिश ने कहा। क्या वाकई? कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो भेड़ों के छत्ते में जाकर हाथ डाले? फिजा ने हैरत से पूछा था, लेकिन सहरिश का जवाब सुनते उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। और कौन है ये? हमारी आमना। उसे तो वैसे भी एडवेंचर करने का शौक है, और मुझे यकीन है कि ये उसे जरूर पटा लेगी। सहरिश ने आमना की तरफ देखते हुए कहा। मैं कैसे? आमना ने ना समझी से पूछा। यार, कौन सा सच में करना है? एडवेंचर होगा सब। उसके बदले में तुम जो चाहोगी फिजा तुम्हें देगी। लेकिन प्लीज इनकार मत करना। सहरिश इसकी मिन्नत करने लगी थी। अगर मैं इसे आई लव यू कहलवाने में कामयाब हो गई तो? आमना ने फिजा की जानिब मुड़ते पूछा। फिर जो तुम कहो, फिजा ने कहा। तो ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। डन हो गया। आमना ने पुरस्कार आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस तरफ फाइक शाह गया था। अगले रोज मौसम अबर आलूद था। आमना यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि आज फिजा और सहरिश दोनों छुट्टी पर थी। आमना ने कुड़ते हुए उन दोनों को गालियों भरे ढेर सारे मैसेजेस भेजे थे। आज उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी थी। आमना बेदिली से सारी क्लासेस ली थी। पहले उसने सोचा कि एक्स्ट्रा क्लास को छोड़ दूं, मगर फिर सोचा कि 20 मिनट की तो क्लास है, ले ही लेती हूँ। और यूं वो जाकर रूम में बैठ गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में क्लास भरने लगी थी। आमना को बहुत हैरत हुई कि एक्स्ट्रा क्लास में इतने स्टूडेंट्स कैसे, मगर जल्दी उसे इसके सवाल का जवाब मिल गया जब आफाक शाह ने आकर प्रोफेसर की सीट संभाली थी। जी हाँ, उनकी एक्स्ट्रा क्लास आफाक शाह लेने वाला था, प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि आज वो उन सब का इंट्रोडक्शन लेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मिनट की देरी किए बगैर लेक्चर शुरू कर दिया, और ये 20 मिनट का लेक्चर कैसे 2.5 घंटे में बदला, किसी को इल्म ही नहीं हुआ था। सब महवियत से आफाक शाह को देख रहे थे। क्लास खत्म होते ही वो क्लास से बाहर चला गया, और उसके साथ साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी। आमना काफी देर तक वहीं बैठी आफाक शाह के जहर में खोई रही। जब प्यून आकर क्लास बंद करने लगा तब उसे होश आया। इर्द गिर्द देखने पर उसे मालूम हुआ कि वो पूरी क्लास में अकेली बैठी हुई है। क्या हो गया आमना तुझे?
उसके जाल में नहीं फंसना बल्कि तुझे उसे अपने जाल में फंसाना है, आमना ने खुद से कहा था। उसने बैग उठाते कांधे पर डाला और फिर क्लास से निकल आई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। क्या हुआ आमना, तुम नाकाम हो गई क्या? फिजा ने पूछा। आमना कुछ चैलेंज किए आज पूरा 1 महीना हो गया था, मगर अभी तक उसकी कोशिशों से कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ था। इस 1 महीने में सिर्फ 2 से 3 मरतबा ही उसका सामना आफाक शाह से हुआ था। आमना कभी नाकाम नहीं होती, सिर्फ 1 महीना, और इसके बाद आफाक शाह पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इकरार करेगा कि वो आमना शौकत से मोहब्बत करता है। आमना एक गुरूर से बोली थी। अगले रोज आमना कुछ शॉपिंग करने मार्केट गई थी। इत्तेफाकन उसे वहां आफाक शाह दिखाई दे गया। अब मजा आएगा। चल आमना, लग जा काम पर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, आमना ने खुद से कहा और उस जानिब चल पड़ी जहां आफाक शाह गया था। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ? उसके करीब जाते आमना ने इंतहाई तमीजदार लहजे में पूछा। अलबत्ता आंखों में खुशगवार हैरत थी। आफाक शाह ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अजनबियत उभरी थी। मैं आपकी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स आमना शौकत। उसको अपनी तरफ देखते पाकर आमना ने खुद ही तारुफ करवाया। ओह मिस आमना, कैसी हैं आप? आफाक शाह ने मुरवत के मारे पूछ ही लिया। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आमना ने हशाश बशाश लहजे में कहा। लेकिन अगले ही लम्हे अपने प्लान पर अमल करते वो चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी समेट लाई। क्या हुआ मिस आमना? एवरीथिंग इज ओके? आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। आफाक ने एकदम उसे उदास होते हुए देखकर पूछा था। सर, समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। आमना अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। देखिए मिस आमना, कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आफाक शाह ने कहा। उसने यही सोचा था कि शायद इसे पैसों का कोई मसला होगा। सर, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? आमना ने जिस मिस्कीनियत से कहा, आफाक शाह को उसकी बात माननी ही पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वो उसके साथ एक 5 स्टार होटल में बैठी थी। जी मिस आमना, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आफाक शाह ने पूछा। जवाबन आमना फूट फूट कर रोती। उसकी तैयारी वो कर चुकी थी। मिस आमना, प्लीज डोंट क्राई, आखिर मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? उसको रोते देख आफाक शाह हकीकतन परेशान हो चुका था। सर, मैं जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे सारी खुशियां मिले। क्या मेरा खुशियों पर कोई हक नहीं है? आमना रोते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हैं आप आमना? बिल्कुल आपको जीने का हक है, अपनी खुशियां मनाने का हक है। आप बताएं, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? वो टिशू आमना की तरफ बढ़ाते हुए बोला। किसी ने क्या कहना है सर, जब किस्मत ही खराब हो। वो आंसू पोंछते हुए बोली। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फायक शाह ने नासमझी से पूछा। सर, मुझे कैंसर है, 3rd स्टेज पर। डॉक्टर के नजदीक 70 और 30% चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। जब से ये खबर मिली है मेरे घर में कोहराम मचा हुआ है। मंगेतर ने बचपन की मंगनी को एक झटके में तोड़ दिया। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। मेरी बीमारी का सुनकर हर कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है। अब आप ही बताएं सर, इसमें मेरा क्या कसूर है? आमना सोचे समझे जुमले कहती ना महसूस अंदाज में फाइक शाह के हाथ पर अपना हाथ रख गई थी। सो सैड मिस आमना, मुझे सच में आपके बारे में बहुत दुख हुआ, फाइक ने अफसरदा लहजे में कहा। उसे हकीकतन इस प्यारी लड़की के लिए अफसोस हुआ था। अब आप क्या चाहती हैं मिस आमना? थोड़े तवक्कुफ के बाद फाइक शाह ने पूछा। सिर्फ इतना कि कोई मेरा हाथ थाम ले और जो जिंदगी के बाकी दिन बचे हैं मैं किसी की मोहब्बत के हिसार में गुजार दूं। बस चंद पल की मोहब्बत, आमना ठहरे हुए लहजे में बोली थी और फिर उठकर वहां से चली आई। फाइक शाह सोचों में घिरा हुआ ही रह गया था। इसके बाद जब भी फाइक शाह आमना के सामने आता, आमना चेहरे पर दुख जाहिर करती, उससे नजरें चुरा जाती थी, यूनिवर्सिटी में जानबूझकर अकेली बैठ जाती और फाइक शाह की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा, आपको लगी तो नहीं? आमना सामने से आते फाइक शाह को देखकर ओट में हो गई थी। फिर जैसे ही फाइक शाह करीब पहुंचा वो एकदम से उसके सामने होती उसके सीने से टकराई थी। इट्स ओके मिस आमना, आई एम फाइन। आप ठीक हैं? वो कोट पर पड़ी सिलवटें दुरुस्त करता हुआ बोला। जी सर, आमना ने उदासी से कहा और आगे बढ़ गई। आगे जाते उसने खुद के कारनामे पर खुद ही कुदाद दी थी, क्योंकि वो अपनी लाल कवर वाली डायरी जानबूझकर उसके रजिस्टर के नीचे गिरा कर आई थी। फाइक शाह ने जो ही रजिस्टर उठाया उसकी नजर लाल कवर वाली डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठा ली थी और वो पीछे मुड़ा।
मगर तब तक आमना उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसने रजिस्टर पर लगी गर्द छाड़ी और उसके साथ ही डायरी से एक सफा निकालकर नीचे गिरा था। फाइक शाह ने वो उठाया और उसे डायरी में वापस रखने ही वाला था, जब ही उस पर अपना नाम लिखा देख वो चौंका और उसे सीधा किए पढ़ने लगा। उस पर लिखी तहरीर पढ़कर फाइक शाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। इस सफे पर आमना शौकत ने साफ साफ लिखा था कि जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे फाइक शाह से मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फाइक शाह को ये बात बता सके। उसने लिखा वो चाहती है कि वो बचे कुछ दिन फाइक शाह की संगत में गुजारे। फाइक शाह की फिक्रमंदी ने उसे फाइक शाह से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। उसने फाइक शाह को पाने की हसरत को अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखा था। ओहो, ये कौन है भाई जो हमारे भाई के साथ की मतमन्नी है? इब्रार शाह चहकते हुए बोला। जवाबन फाइक ने उसे घूर कर देखा। अब आप क्या करेंगे भाई? इब्रार शाह ने संजीदगी से पूछा। मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, फाइक शाह ने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए कहा। मगर कहीं न कहीं उसका दिल आमना शौकत की तहरीर में ही अटक कर रह गया था। क्या मतलब भाई, आप कुछ नहीं करेंगे? एक लड़की मर रही है, जिंदगी के आखिरी पल वो आपके नाम कर देना चाहती है, आपसे आपकी मोहब्बत चाहती है। क्या आप एक मरती हुई लड़की की ख्वाहिश को यूं ही रद्द कर देंगे? इब्रार उसके सामने आते बोला था। मैं क्या करूं फाइक, मुझसे भी उसकी उदासी, उसका दुख देखा नहीं जाता। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, मगर मेरा दिल चाहता है कि उसकी सारी तकलीफें समेट लूं। फाइक शाह अमन शौकत की दुख भरी नजरें याद करते एक जज्ब के आलम में बोला था। क्या ये हमदर्दी के तहत है भाई? इब्रार ने पूछा। मैं नहीं जानता इब्रार, फाइक उलझे हुए लहजे में बोला। तो भाई पता करें, जो भी है, ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और जब तक आप जान पाए तब तक वो अपनी जान गंवा चुकी हो। इब्रार शाह समझदार आदमी की तरह फाइक शाह के कांधे को थपकते हुए बोला था। फाइक शाह सर इस बात में हिलाता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। पिलर के पीछे छुपी आमना दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा उठी। आज मौसम कितना प्यारा है। वो तीनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी थी जब आमना ने कहा, हाँ मौसम तो वाकई बहुत प्यारा है। सहरिश ने भी उसकी बात से इत्तेफाक किया। तो क्यों ना फिर आज कुछ प्लान बना लिया जाए, छुट्टी के बाद कहीं चलते हैं। आमना बोली, नहीं यार, मैं नहीं जा सकूंगी, मुझे तो विकी के साथ डेट पर जाना है। सहरिश ने पहली फुर्सत में इनकार किया था। विकी उसका नया बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ सहरिश अब हर दूसरे रोज डेट पर चली जाती थी। मैं भी नहीं जा सकूंगी, एक्चुअली मुझे अपने फियांसी के साथ शॉपिंग पर जाना है। फिजा ने भी माजरत करते हुए इनकार की वजह बता दी। मरो तुम दोनों, मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। आमना शौकत उनसे नाराज होते उठाई। अगले 2 पीरियड तक वो उसे मनाने की कोशिश करती रही, मगर वो ना मानी। खैर छुट्टी के वक्त वो दोनों अपने अपने रास्ते चली गई थी। फिजा अपने फियांसी के साथ, जबकि सहरिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आमना एक तरफ खड़ी हुई रश खत्म होने का इंतजार करने लगी। वो धक्कम पेल में कभी नहीं घुसती थी और हमेशा सबसे आखिर में बाहर निकलती थी। आज भी यूं ही हुआ। सबके निकल जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी से निकली थी। यूं तो वो रिक्शे या टैक्सी में जाती थी, मगर आज उसने न जाने क्यों पैदल चलने का फैसला कर लिया। वो फुटपाथ पर अपने ही ध्यान में मगन चलती चली जा रही थी, मगर थोड़ी ही दूर आने के बाद उसे मालूम हो चुका था कि उसने रिक्शा या टैक्सी ना लेकर कितना गलत किया। सारी रोड सुनसान पड़ी हुई थी और साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो एक जगह रुक गई ताकि कोई रिक्शा या गाड़ी आए तो उस पर बैठकर जा सके। पैदल मार्च उसने जितनी करनी थी वो कर चुकी थी। अभी उसे वहां खड़े कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसके पास एक मोटरसाइकिल आकर रुका, जिस पर 3 लड़के सवार थे। वो शक्ल से ही उबाश और लोफर नजर आ रहे थे। उसको अपनी तरफ देखते पाकर आमना चल पड़ी। वो भी उसके पीछे ही आए थे। आमना ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। बेबी, कहाँ जाना है, हमें बताओ, हम छोड़ देते हैं। बाइक उसके करीब लाते एक ने आमना का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, आमना चीखी। डार्लिंग, शोर क्यों मचा रही हो, हम तुम्हें छोड़ने ही तो आए हैं। अब बताओ कहाँ छोड़ें तुम्हें? तुम जहां कहोगी हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे, मगर इसके बदले तुम्हें हमारे साथ कुछ कुछ, तुम समझ रही हो ना? एक लड़का खबासत से उसके चेहरे को छूते हुए बोला था। आमना की तो जान हलक में आ गई। छोड़ो मुझे, हेल्प हेल्प, कोई है प्लीज, कोई मेरी मदद करो। आमना जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। तीनों लड़के अब बाइक से उतरने के बाद उसे घेर चुके थे। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं खूबसूरत चिड़िया, यहाँ इस वीराने में तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। वो तीनों उसकी बेबसी देखकर कहकहा लगा गए।
तभी उनके पास रोड पर स्याह प्राडो के टायर अचानक ब्रेक लगने पर चिरचिराए थे। छोड़ो लड़की को, फाइक शाह गाड़ी से निकलते हुए चिल्लाकर बोला। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेगा तू? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, चल निकल यहां से। इनमें से एक लड़का फाइक शाह को देखते हुए बोला। अगले ही पल वो लहराता हुआ जमीन पर गिरा। फाइक शाह का एक ही पंच उसे दिन में तारे दिखा गया। फिर फाइक शाह रुका नहीं, वो लड़कों पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में वो तीनों हाथ जोड़े उससे माफी मांगने लगे, मगर फाइक ने पुलिस को कॉल कर दी। आमना, जिसे सारी सूरत हाल के बाद सलामत और महफूज बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, वो फाइक शाह को देखते ही नया मंसूबा बनाने लगी। बेहोश होने की एक्टिंग करती हूँ, आमना ने सोचा। नहीं नहीं, यूं तो ये मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा और इसे मालूम हो जाएगा कि मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ। उसने खुद ही अपने ख्याल की नफी की थी और फिर बारिश की बूंदों को सहारा बनाकर रोने लगी। आमना, आप ठीक है? फाइक शाह उसके पास आता उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था, जिस पर आमना को एक झटका लगा था। मैं ठीक हूँ, वो घबराते हुए बोली। आइए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं। फाइक शाह ने दावत दी। आप कैसे? आमना ने बेतुका सवाल पूछा। गाड़ी पर, और कैसे? उसके सवाल पर फाइक भी हैरान हुआ। आमना उसके इसरार पर उसकी गाड़ी में बैठ गई। आपको यूं अकेले नहीं आना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो। फाइक ने कहा। तो क्या? आमना ने उसे कुरेदा। तो मेरा क्या होता? फाइक एक लम्हे में कह गया। आमना साकित सी नजरों से फाइक शाह की तरफ देखने लगी, जिसकी नजरों में सच्चे जज्बात थे, सच्ची मोहब्बत। आमना दिल ही दिल में मुस्कुराई। एक पल को उसे एहसास हुआ कि उस इंसान के चश्मों से खेलकर गलत कर रही है, मगर फिर वो सर झटक गई। वो चैलेंज जीत चुकी थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आमना ने हैरानगी से पूछा। साथ ही साथ उसने फोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली। देखिए आमना, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन यही सच है। गाड़ी साइड पर लगाते फाइक शाह आमना शौकत के सामने इजहार कर गया। आमना शौक रह गई। कहीं आप ही किसी हमदर्दी के तहत तो नहीं कह रहे? आमना ने पूछा। नहीं आमना, मुझे सच में आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या आप अपनी बची कुची जिंदगी मेरे साथ गुजारेंगी? उसके प्रपोज करने का अंदाज भी जुदा था। आमना के लबों पर मुस्कुराहट आई। फाइक शाह से अपने साथ लाया। अपने साथ खाना खिलाने के बाद वो उसे उसके घर के पास छोड़ गया, लेकिन जहां उसने आमना को छोड़ा वो आमना का घर नहीं था। आमना ने उसे गलत पता बताया था। अगले ही रोज आमना ने फिजा से आईफोन लेकर अपने चैलेंज में कामयाब होने की खुशी मनाई थी। इसके बाद वो कोशिश करती थी कि उसका सामना फाइक से ना हो। हालांकि फाइक उसकी एक एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। अब मैं इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वाऊं? फाइक को अपनी जाने बातें देख फिजा और सैरिश से पूछने लगी। हमें क्या पता, हमने थोड़ी कहा था पटाओ। वो दोनों साफ किनारा कर गए। उनके यूं साफ साफ मुकरने पर आमना सदमे से उन दोनों की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे आमना से कुछ बात करनी है, फाइक शाह उनके पास आते हुए बोला। सैरिश और फिजा दोनों उठकर चली गई। कैसी तबीयत है आपकी? आपने चेकअप करवाया? फाइक शाह ने फिक्रमंदी से पूछा। जी जी, कल चेकअप करवाया है। अभी तक तो वही सिचुएशन है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज जारी रहा तो 2-2.5 साल हैं मेरे पास, नहीं तो 2-2.5 माह। आमना ने नजरें झुकाते जवाब दिया। उस इंसान की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाती थी। अल्लाह आपको सेहत दे आमना। मैंने 1-2 डॉक्टर से बात की है, वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। वो वापस आ जाए तो मैं खुद आपका प्रॉपर चेकअप करवाता हूँ। फाइक शाह कहता आमना की सांसें रोक गया था। आमना, दरअसल मुझे बिजनेस मीटिंग्स के सिलसिले में मलेशिया जाना है। मैं आपको भी साथ लेकर जाना चाहता था, मगर इतनी जल्दी वो पॉसिबल नहीं। मेरी शाम की फ्लाइट है। मैं आपको यही बताने आया था कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 3 महीने बाद इंशाल्लाह मैं वापस आकर आपको अपने नाम कर लूंगा और अगले विजिट पर आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। फाइक शाह उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगा। आमना ने उसके जाने का सुनकर एक पुरसुकून सांस खारिज की थी। शुक्र है बला टली, आमना ने दिल ही दिल में कहा। फाइक शाह उसे अपने साथ ले गया। उसे ढेरों शॉपिंग करवाने के बाद अपने साथ लंच करवाया और फिर उसे घर छोड़ा। आमना पुरसुकून थी। दिन गुजरते गए। फाइक शाह को मलेशिया गए 15 दिन गुजर चुके थे। आज ये सारे लवाजमात कौन लेकर आ गया और किस खुशी में? आमना जो ही यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसकी नजर लाउंज में मेज पर पड़े लवाजमात पर गई थी, जिनमें मिठाई के टोकरे सरे फहरिस्त थे। आमना ने बैग एक तरफ रखा और वहीं बैठते हुए सामने रखी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली
और साथ ही साथ अपनी अम्मी इम्तियाज बेगम से पूछने लगी थी, जो उसके करीब ही बैठी हुई थी। तुम्हारे मुतवक्किल ससुराल से आया है, इम्तियाज बेगम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था। आमना ने पहले तो उनकी बात को समझा ही नहीं, मगर जो ही उसे बात समझ में आई उसके मुंह से फव्वारे की सूरत में पानी बाहर निकला था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मुतवक्किल ससुराल? कब और कैसे? आमना इम्तियाज बेगम की तरफ मुड़ते हैरानगी से पूछने लगी। जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ और बैग भी जगह पर रखो, पर हाँ, आइंदा में तुम्हें बोतल से मुंह लगाकर पानी पीते हुए ना देखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गधे जैसी बड़ी हो गई हो, मगर मजाल है जो तुम में अकल आई हो। इम्तियाज बेगम बरहनी से बोली, मगर आमना ने उनकी बात का जरा बुरा नहीं मनाया। कमाल है अम्मी जान, आपको भी दाद देनी पड़ेगी। मुझे गधे जैसी भी कहती हैं और मुझ में अकल भी ढूंढ रही हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो उनके पास आती उनके गाल खींचती हुई बोली। इससे पहले कि इम्तियाज बेगम कोई जवाबी हमला करती, वो फौरन से बैग उठाती वहां से 9 तो 11 हो गई थी। इम्तियाज बेगम उसकी हरकतों पर नफी में सर हिलाकर रह गई। थोड़ी ही देर बाद वो फ्रेश होती नीचे आ गई। उसने जीन्स की घुटनों से फटी पैंट के साथ ब्लू कलर की हाफ टी शर्ट पहनी थी। बाल पुश्त पर खुले पड़े थे, गले में चेन और कलाई पर मुख्तलिफ बैंड्स थे। दुपट्टा सिरे से ही गायब था। आमना 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी ये जुल्फें बांध लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो इनको खोलकर फिरती रहती हो, और फिर जब हर चीज से बाल निकलते हैं तो मिस्कीन बन जाती हैं। और अपनी ड्रेसिंग सही करो। मैं प्यार से तुम्हें समझा रही हूँ। इस घर में तुम्हारा बाप भी रहता है, जिसके सामने तुम यूं बेशर्मी की तरह फिरती हो। ड्रेसिंग ठीक करो, नहीं तो मैं इन सारे कपड़ों को आग लगा दूंगी। इम्तियाज बेगम उसकी खुली जुल्फें देखकर भड़की थी, और वहीं उसकी ड्रेसिंग पर उन्होंने माथा पीट लिया था। क्या है अम्मी, ठीक तो हैं कपड़े, और बाल तो जरा से ही खोले हैं। ड्रामों में तो लड़कियां हर वक्त खोल कर रखती हैं, उनके घर में तो कभी किसी के आगे से नहीं निकले। फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों? आमना ने इम्तियाज बेगम के तेवर देखते फौरन से पहले बाल जूड़े की शक्ल में लपेटे थे, और फिर धीरे से मिनमिनाई थी, मगर उसकी आवाज इतनी जरूर थी जो इम्तियाज बेगम के कानों तक बआसानी पहुंच चुकी थी। ड्रामों की दुनिया से बाहर निकल आओ आमना, और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। भले ही ड्रामे हकीकी जिंदगी से मुतासर होकर लिखे जाते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि ड्रामे में सिर्फ अहम पहलू दिखाए जाते हैं, और हकीकी जिंदगी में हर अहम और गैर अहम पहलू को साथ लेकर चलना पड़ता है। इम्तियाज बेगम ने उसे आसानी से समझाया। अम्मी, ये आज आपको हुआ क्या है? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? सब खैर है ना? इम्तियाज बेगम के लहजे में संजीदगी को महसूस करते आमना ने उनके चेहरे की तरफ देखा, जहां तफक्कुर की लकीरें उभरी हुई थी। तभी वो उनसे पूछने लगी, तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं आमना। तुम्हारा रिश्ता आया है और मेरी जान ये सोच सोच कर हलकान हो रही है कि तुम अगले घर जाकर क्या करोगी। इम्तियाज बेगम ने सामान समेटते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप मेरे साथ चली जाइएगा ना, और देख लीजिएगा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी। आमना ने कहते साथ ही मिठाई के एक टोकरे से शॉपर फाड़ते गुलाब जामुन मुंह में रखा था। जवाबन इम्तियाज बेगम ने अपने हाथ में मौजूद चीजें बेदर्जी से जमीन पर फेंकी थी। तुम और तुम्हारे बाप ने ना कसम खा रखी है हर वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखने की। मजाल है जो तुम दोनों को मेरा जरा भी ख्याल है। मैं कितनी परेशान हूं, किसी को कोई एहसास नहीं है, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारे बाप को। इम्तियाज बेगम तकरीबन चिल्ला उठी थी। आमना फौरन से संजीदा होती उनके पास आई। क्या हो गया अम्मी? हमने आपको क्या कहा है? इतनी ही फिक्र है, इतनी ही परेशानी है तो ना करी मेरी शादी। हद ही हो गई, मैं जैसे भाग भाग कर डोली में बैठ रही हूँ। आमना को इम्तियाज बेगम का ये रवैया बुरा लगा था। तभी वो भी आगे से ना चाहते हुए रूठ हुई और अपने कमरे में आ गई। वो ये पूछ ही ना सकी कि वो कौन बदकिस्मत था जो उसका रिश्ता लेकर आया था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। कल के हुए वाक़े से वो अब तक अपसेट थी। इम्तियाज बेगम से उसकी दोबारा कोई बात भी ना हुई थी। वो फ्रेश होती बाहर आई थी। इम्तियाज बेगम लाउंज में बैठी किसी खातून से महवे गुफ्तगू थी। वो उनको इग्नोर करती किचन की तरफ जाने लगी। जब भी अपने नाम का जिक्र सुनते उसने ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। उसकी तवज्जो खुद ब खुद लाउंज से आने वाली बातों की तरफ मरकूज हो गई। अरे इम्तियाज, ये जुल्म है, तुम आमना के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुकाबिल औरत पड़ोस में रहने वाली फजीला आंटी थी, जो इम्तियाज बेगम को समझा रही थी। मैं कोई जुल्म नहीं कर रही फजीला, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इम्तियाज बेगम ने जवाब दिया। यूं नहीं होता इम्तियाज, एक मर्तबा आमना से उसकी रजामंदी तो जान लो। क्या सारी जिंदगी उसे अपने घर पर बिठा कर रखोगी?
फजीला आंटी का सवाल इंतहाई चुभता हुआ था, जो उसे अपने दिल में पैवस्त होता हुआ महसूस हुआ। उसकी सारी समातें इम्तियाज बेगम के जवाब की मुंतजिर हो गई थी। हाँ, बिठाए रखूंगी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो समझदार हो गई है, मैं तब तक उसे नहीं ब्याहूंगी। तुम जानती हो शादियां कितनी मुश्किल से होती हैं, कितनी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। मैं उसे ब्याह भी दूं ना तो अगले रोज तलाक का दाग लगवाकर मेरे पास आ जाएगी। उस पर मजीद ये कि जो मुझे और उसके बाप की तरबियत पर सवाल उठेंगे, जो हमें गालियां पड़ेंगी, वो अलहदा। देखो फजीला, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपनी नकम्मी से नकम्मी औलाद की तारीफें करती नहीं थकती और यूं ही पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याह कर रुखसत कर देती हैं। ऐसों की जिंदगी यहाँ तो तोड़ ही नहीं चढ़ती, और अगर तोड़ चढ़ भी जाए तो सारी जिंदगी या लड़की ससुराल वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े रखती है, या ससुराल वाले लड़की पर। और मुझे इन दोनों में से एक भी बात बर्दाश्त नहीं। वैसे भी अभी कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही है जो मैं जल्दी के चक्कर में अपनी बेटी की या किसी अगले की जिंदगी बर्बाद कर दूं। मैं पहले अपनी बेटी को किसी के काबिल बना लूं, इसके बाद मुझे यकीन है जो मेरी बेटी के काबिल होगा वो उसे जरूर मिल जाएगा। इम्तियाज बेगम थोड़े नम से लहजे में बोली थी। ये सच था कि आमना उनकी लाडली बेटी थी, जिसे उन्होंने बहुत नाज़ो नौम से पाला था। लेकिन आमना ने इस नाज़ो नौम का नाजायज फायदा उठा लिया था और वो बिगड़ती चली गई थी। जब तक इम्तियाज बेगम को उस चीज का एहसास हुआ तब तक वक्त उनके हाथों से निकल चुका था। एक मर्तबा फिर सोच लो इम्तियाज, ये ना हो कि कल तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फजीला आंटी ने संजीदगी से कहा। इम्तियाज बेगम की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक मर्तबा फिर से सोचने का मशवरा दिया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि इम्तियाज बेगम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो ना सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोच रही थी जिनके घर उनकी बेटी ने जाना था। वो यहाँ उनकी नाक में दम किए रखती थी तो वहां उन लोगों को सुकून से कैसे रहने देती। लेकिन फिर भी फजीला बेगम को इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने का मलाल था। मैंने सोच लिया है कि फजीला, तुम बस उन लोगों को मेरी तरफ से मुआसरत करते हुए इनकार कर देना। उनका सारा सामान मैं वापस भिजवा दूंगी। इम्तियाज बेगम ने कहते हुए बात खत्म की थी, जबकि पीछे खड़ी आमना ने अपनी आंखों में आई नमी साफ की थी। तो क्या मैं इस कदर बागी हो चुकी हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान है? आमना ने खुद से ही सवाल पूछा था, लेकिन इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो वहीं से वापस कमरे में आ गई और बेड पर गिरती फूट फूट कर रो दी। ये उससे क्या हो गया था? वो तो समझती थी कि उसकी शरारतें या उसका बचपना उसकी माँ को अच्छा लगता होगा, उसकी माँ खुश रहती होगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ उसकी इन हरकतों से कितनी आजिज आ चुकी थी। इम्तियाज बेगम के आमना के बारे में ये ख्यालात यूं ही बेवजह नहीं थे, ना ही वो यूं उसके बारे में बेवजह परेशान थी। उनकी परेशानी और उनकी फिक्र सब जायज थी, क्योंकि उन्होंने खुद ये हालात देखे थे जो वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। वो उन पर होकर गुजरा था, तभी तो वो इस कदर फिक्रमंद है। इम्तियाज बेगम अकलौती तो ना थी, उनसे बड़े उनकी चार बहनें थी। वो अपने घर की पांचवी और सबसे छोटी बेटी थी। इम्तियाज बेगम के माँ बाप बेटे के मुंतजिर थे, मगर बेटी की पैदाइश पर भी उन्होंने किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया था। इम्तियाज बेगम को घर में सब लड़का ही मानते थे, इसीलिए नाम भी लड़कों वाला ही रखा गया। उनकी लड़कों वाली कटिंग करवाई जाती, लड़कों वाले ड्रेसेस पहनाए जाते। गुजरते वक्त के साथ साथ इम्तियाज बेगम भी खुद को लड़का ही मान बैठी थी। हालांकि सारे खानदान वाले इम्तियाज बेगम के माँ बाप और उनकी बहनों को समझाते कि ऐसा ना करें, वो लड़की है, उसे लड़की ही रहने दे, मगर उस वक्त कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। इम्तियाज बेगम लड़कों वाली अदाकारी करते घर भर की लाडली बन चुकी थी। लड़कों वाली बातें, लड़कों वाली चाल, लड़कों जैसा लापरवाह अंदाज और उन्हीं के जैसे अक्कड़, ये सब चीजें इम्तियाज बेगम में काफी मिकदार में पाई जाती थी। वक्त पर लगा कर उड़ता गया और इम्तियाज बेगम की सारी बड़ी बहनों की शादियां होने के बाद अब इम्तियाज बेगम का नंबर था। मगर ये नंबर तब लगता जब इम्तियाज बेगम के लिए कोई रिश्ता आता। मगर जैसे उनके हाल चाल, ड्रेसिंग और रहन सहन था, ऐसे तो उनके लिए रिश्ता आना नामुमकिन ही लग रहा था। उल्टा अगर उनके घर वाले उनके लिए कोई लड़की ढूंढने जाते तो अलग बात थी। इम्तियाज बेगम के माँ बाप को अब समझ आई थी कि उन्होंने अपनी बेटी को बेटा बनाकर कितनी बड़ी हमाकत कर दी थी। वक्त गुजरता गया और इम्तियाज बेगम 28 साल की हो गई। अब तक उनकी शादी तो क्या, कोई छोटी मोटी मंगनी भी नहीं हुई थी।
क्योंकि जो भी उनके बारे में सुनता वो कानों को हाथ लगाता था और कोई भी उनके घर रिश्ता लेने नहीं आता था। मजबूरन इम्तियाज बेगम के माँ बाप ने खानदान वालों के आगे झोली फैलाना शुरू कर दी कि कोई उनकी बेटी को अपना ले, मगर रिश्तेदार तो उन्हें हर बार उनकी गलती का एहसास दिलाते और याद दिलाते कि भाई हमने तो तुम लोगों को मना किया था कि लड़की को लड़की ही रहने दो, अब आ गई ना मुश्किल। उस वक्त तो हमारी बातें तुम लोगों को बुरी लगती थी और अब जब सर पर आन पड़ी है तो हमारे आगे ही झोली फैलाने आ गए हो। ना भाई ना, अब जाओ और ढूंढो उसके लिए लड़की, ब्याह कर लाओ कोई लड़की उसके लिए। आखिर तुम्हारी लड़की तो लड़की ही नहीं, वो तो लड़का है, तुम लोगों का बेटा है। तब उसके लिए लड़का ढूंढने के बजाय अपने लिए कोई बहू ढूंढो। रिश्तेदारों की ऐसी बातें इम्तियाज बेगम के वालिदैन का सीना चीर देती थी, मगर वो चुपचाप बर्दाश्त कर जाती, क्योंकि ये सब सच ही तो था। ये उन्हीं की हमाकत थी जो आज उनके गले पड़ रही थी। मजीद 1.5 साल की ख्वारी के बाद आखिरकार इम्तियाज बेगम की फूफी उन्हें अपने बेटे से ब्याहने के लिए तैयार हो गई। उनका बेटा एक हाथ से माजूर था और इस नुक्स की वजह से उनके बेटे की भी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इम्तियाज बेगम के वालिदैन की मजबूरी का फायदा उठाया, और वो तो वाकई मजबूर थे। शादी न होने से बेहतर था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी इंसान से कर देते। और यूं इम्तियाज बेगम की शादी उनके फूफी जात शौकत से हो गई थी। लेकिन शादी के बाद इम्तियाज बेगम को न सिर्फ कपड़े, जूते, बाल, लबो लहजे पर टोका गया, बल्कि उनके उठने बैठने हर चीज पर उन्हें टोका गया कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, यूं ना बैठो, यूं ना बैठो, लहजा ऐसा क्यों है तुम्हारा, तुम लड़की हो। फर्ज की उनकी फुप्पी ने फुप्पी होने के सारे फर्ज बखूबी निभाए थे। इम्तियाज बेगम को एक दिन भी सुकून का नसीब नहीं हुआ था, न सिर्फ सास की तरफ से बल्कि शौहर की तरफ से भी हमेशा इम्तियाज बेगम को लान तान ही की गई थी। हालांकि इम्तियाज बेगम ने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की थी, मगर 30 साल का वक्त थोड़ा नहीं होता। 30 साल उन्होंने लड़का बनकर गुजारे थे। अब यूं अचानक लड़की वाली चाल ढाल रहन सहन वो इतनी जल्दी कैसे सब सीख सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस माहौल में ढाल रही थी, मगर उनके शौहर और उनकी सास ये चाहती थी कि रात को इम्तियाज बेगम सोएं और सुबह उठें तो बिल्कुल बदली हुई हो। ऐसा इम्तियाज बेगम से नहीं हो पाया। 10 साल तक वो अपनी सास का जुल्म और सितम सहती रही, न सिर्फ सास का बल्कि सास के साथ साथ शौहर का भी। उनके घर में रोज लड़ाइयां होती, रोज फसाद मच जाता था। आखिर इम्तियाज बेगम की सास फौत हुई तो इम्तियाज बेगम को चंद घड़ी सुकून महसूस हुआ था, मगर अपने सुकून के मजे में वो अपनी बेटी से लापरवाह हो गई थी और यूं आमना बुरी संगत में पड़ गई थी। और अब इस चीज का इम्तियाज बेगम को बेहद पछतावा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वक्त को पीछे ले जाती और आमना की अच्छी तरह तरबियत करती, मगर गया वक्त इससे पहले कभी किसी के हाथ आया है जो अब किसी के हाथ आता। आमना काफी देर तक रोती रही और फिर वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसका सर काफी भारी हो रहा था। उसने मोबाइल उठाकर देखा, जहां फायक शाह की ढेरों कॉल्स आई हुई थी और साथ मैसेजेस भी। आमना ने पढ़े बगैर उसके मैसेजेस डिलीट कर दिए। वो मोबाइल बंद करने ही वाली थी तभी एक मर्तबा फिर से फायक शाह की कॉल आ गई। क्या मसला है आपके साथ? एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब यही है कि वो बात नहीं करना चाहता। बार बार कॉल करके तंग क्यों कर रहे हैं? आमना कॉल उठाते ही फट पड़ी थी। फायक शाह ने फोन कान से हटाकर देखा। उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये वही आमना है जो हमेशा नर्म लहजे में और मुख्तसर सी गुफ्तगू करती थी। आमना, मैं वापस आ गया हूँ और अपने घर वालों को आपके घर लाना चाहता हूँ, फायक शाह ने कहा। आप इतनी जल्दी आ गए? आमना ने हैरत से पूछा। तो वो 3 महीने के लिए गया था, आपके बगैर रहा ही नहीं गया, इसीलिए जल्दी वापस आ गया हूँ। अब आपको साथ लेकर जाऊंगा। आप बताएं कब लेकर आऊं अपने वालिदैन को आपके घर? फाइक ने मोहब्बत से चूर लहजे में पूछा। आप इन्हें ना ही लेकर आइए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आमना दो टूक लहजे में बोली। फाइक शाह का दिल मुट्ठी में आ गया था। ये क्या कह रही हैं आप आमना? आप ठीक है ना? क्या कहा है डॉक्टर ने आपकी तबीयत? फाइक शाह ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ, आमना ने कहा। फिर शादी से इनकार की वजह? फाइक शाह ने पूछा। मेरी मर्जी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, आमना ने कहा। लेकिन क्यों आमना? हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। फाइक शाह का जी चाह रहा था कि वो दुनिया को आग लगा दे।
दोनों नहीं, सिर्फ आप मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं नहीं। आपकी मोहब्बत, आपका मसला। आमना ने सफाकी की हद कर दी थी। और जो कुछ तुम्हारी तरफ से था वो सब क्या था? आपकी बार फाइक शाह ने सारे लिहाज पलाए ताक रखते हुए पूछा। वो सब ड्रामा था, एक चैलेंज था तुम्हें पटाने का, और कुछ नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और ना ही मुझे कैंसर है। वो सब मैंने तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया था। अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। आमना अपने चकराते सर को संभालते हुए बोली। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आमना शौकत, ये बात याद रखना। फाइक शाह गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में जीते हुए कॉल काट गया। आमना फ्रेश होकर बाहर आई। सबसे पहले उसने इम्तियाज बेगम से माफी मांगी और उसने वादा किया कि अब वो एक अच्छी बेटी बनकर रहेगी। वो अचानक ही बदलने लगी थी। जीन्स और शर्ट्स उसने अपने हाथों से आग लगाई थी। अब वो कमीज सलवार के साथ गले में दुपट्टा भी पहनने लगी थी। यूनिवर्सिटी से उसका दिल उचाट हो गया था, सो तालीम अधूरी छोड़कर इम्तियाज बेगम के साथ किचन में मसरूफ होकर घरदारी सीखने लगी। इम्तियाज बेगम जहां पहले उसकी हरकतों से नाला रहती थी, अब वहीं हर वक्त उसकी तारीफें करती नहीं थकती थी। इस वक्त भी आमना किचन में खड़ी सब्जी बना रही थी जब उसका सर चकराया। पिछले काफी दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था। वो कमरे में आई ताकि शावर ले सके। शावर लेकर वो काफी हद तक बेहतर महसूस कर सकती थी, मगर कमरे में पहुंचते ही उसे गर्म स्याल मादा नाक से बहता हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर हाथ सामने किया तो दंग रह गई। उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो बहुत खौफजदा हुई और जाकर मुंह धोने लगी। कमरे में आती उसने गहरी सांस लिए। फिर इम्तियाज बेगम को जरूरी काम का कहते वो बाहर निकल आई। रक्शे में बैठने के बाद वो मुसलसल दुआएं कर रही थी कि ऐसा कुछ न हो, मगर अफसोस देर हो चुकी थी। आपको ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप और टेस्टों की रिपोर्ट आने के बाद उसे जानलेवा खबर सुनाई। आमना के सर पर आसमान टूट पड़ा। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ था। ये सच कैसे हो सकता है? आमना पागलों की तरह चिल्लाई थी। थके थके कदमों से वो घर दाखिल हुई और कमरे में चली गई। उसका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरने लगा। वो एक मर्तबा फायक शाह से माफी मांगना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो कमरे में थी जब इम्तियाज बेगम दस्तक देते उसके कमरे में आई। क्या हो गया है आमना? तुम तो बिल्कुल कमरे की होकर रह गई हो। कोई परेशानी है क्या? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस यूं ही, आमना ने कहा। जी तो चाह रहा था कि माँ की गोद में सर रखकर खुल कर रोए, मगर वो अपनी वजह से अपनी माँ को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इम्तियाज बेगम ने पूछा। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी थकान हो गई है, आमना ने कहा। आमना, मैं तुमसे एक बहुत ही अहम बात करने आई हूँ। आज दिन में कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। मैं जानती हूँ, अभी महीना डेढ़ महीना पहले मैंने एक रिश्ते को इनकार कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी सुधर जाओगी। अब जब तुम्हें अकल आ ही गई है तो मैंने और तुम्हारे बाप ने मजीद देर ना करने का सोचा है। इससे पहले कि तुम एक मर्तबा फिर से पटरी से उतर जाओ, तुम्हारा अपने घर का हो जाना ही बेहतर है। इम्तियाज बेगम ने उसे देखते हुए कहा। लेकिन अम्मी, मैं अभी। आमना को समझ ही ना आई कि वो क्या बहाना करे। कोई बहाना नहीं चलेगा आमना, वो काफी अमीर लोग हैं। हम कल उन्हें शादी की तारीख देने वाले हैं, तुम खुद को तैयार कर लो। इम्तियाज बेगम उससे कहती उठकर चली गई। आमना ये सोचकर चुप हो गई कि चलो, मरने से पहले अपने माँ बाप को चंद खुशियां दे लेगी। अगले रोज शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। आमना ने न लड़के का नाम जानने की कोशिश की और न ही उसकी तस्वीर देखने की। वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए इस शादी के हंगामों में बेदिली से शरीक हो रही थी। और फिर वो दिन आन पहुंचा जब उसका निकाह हुआ। दूल्हे का नाम सुनकर वो चौंकी थी, मगर फिर इत्तेफाक समझकर खामोश हो गई। मगर जब उसे लाकर स्टेज पर फायक शाह के पहलू में बिठाया गया तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो समझ गई थी कि इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। वो थोड़ी ही देर बाद वहां से उठकर आ गई थी। रुखसती का शोर मचा तो वो चीख चीख कर रोई। उसका जी चाह रहा था कि अपनी माँ को बताए कि उसे फायक शाह के साथ ना जाने दे। फायक शाह ने बदले के लिए उससे शादी की है, वो उसे मार डालेगा। मगर वो कुछ भी न कह सकी थी। उसे रोते बिलखते रुखसत कर दिया गया था। ससुराल में होने वाली इस्तकबालिया रस्मों के बाद उसे फायक शाह के कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। वो खौफजदा सी बेड पर बैठी थी
और आने वाले वक्त को लेकर घबरा रही थी कि न जाने फाइक शाह उसके साथ कैसा सलूक करेगा। उसका एतमाद खो चुकी थी, उसके जज्बात के साथ खेली थी। इतना तो वो जानती थी कि फाइक शाह उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो उसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। फाइक शाह कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही आमना बेड पर घूंघट निकाले बैठी थी। अपने जज्बात की तौहीन याद आते ही वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। उसके तेवर जारहाना थे। उसने एक पल में उसका घूंघट उल्टा दिया। हाँ तो मिस आमना, कैसा लगा मेरी दुल्हन बनकर? यकीनन खुशी हुई होगी कि आपकी रिजेक्शन के बाद भी इतने अमीर आदमी ने आपसे शादी कर ली। लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना, ये शादी मैंने सिर्फ बदले के लिए की है, सिर्फ बदले के लिए। तुमने जो मेरी मोहब्बत की तौहीन की, ये उसी की सजा है। अब तुम सारी जिंदगी मेरे कमरे में एक अनचाहे वजूद की हैसियत से रहोगी, क्योंकि मैं नफरत करता हूं तुमसे, शदीद नफरत। फाइक शाह नफरत भरे लहजे में फुनकारा था। आमना सर झुकाए रोने लगी। ये टसवे बहाना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, इसीलिए बेहतर है मुझ पर ट्राई लगाना छोड़ दो। एक मर्तबा तुम्हारी मासूमियत के जाल में फंस गया था, दोबारा नहीं फंसूंगा। अब उठो और मेरा बेड खाली करो, मुझे सोना है। वो उसे उसकी औकात याद दिलाते साथ ही साथ हुक्म भी दे गया था। आमना बेड से उठी और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। फ्रेश होने के बाद वो वहीं बैठी नमाज अदा करने लगी और फिर आकर सोफे पर लेट गई। उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। फाइक शाह यूं ही उस पर तंज के निश्तर बरसाता रहा और वो चुपचाप सुनती रहती थी। सर दर्द की तकलीफ अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। फाइक मेरी बात सुने प्लीज। वो फाइक के इंतजार में काफी देर से जाग रही थी। मुझे हॉस्पिटल ले चलें प्लीज। आमना उम्मीद से थी और उसकी प्रेगनेंसी को 7 महीने हुए थे। वो बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाते बोली, क्यों, किसी नई बीमारी का नाटक करना है क्या? डिलीवरी में तो अभी काफी वक्त है। फाइक बिना उसकी तरफ देखे कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रही फाइक, मेरी तबीयत सच में खराब है, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएं प्लीज। रोकने के बावजूद उसके आंसू छलक पड़े और आवाज भर्रा गई। फाइक ने मुड़कर उसे देखा। उसकी पीली पड़ती रंगत और नाक से बहता सुर्ख सियाल फाइक शाह की सांसें रोक गया। वो एक जुस्त में उस तक पहुंचते उसे बाहों में भर गया। आमना, आमना ये क्या हुआ? आमना आंखें खोलो। फाइक मुसलसल उसका चेहरा थपथपा रहा था, मगर गुजरते वक्त के साथ हर लम्हा आमना की सांसें सुस्त पड़ती जा रही थी। वो उसे उठाता फौरन गाड़ी की जाने पड़ा। उसे फ्रंट सीट पर बिठाते खुद दूसरी तरफ बैठते वो गाड़ी सन से भगा कर ले गया था। आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय करता वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता। इस दौरान कई मर्तबा उसका अपना एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर आमना की हालत देख वो इन 15 मिनट के अंदर 100 बार मरा था। वो मुसलसल उसका चेहरा थपथपाते उसे आवाजें देते हुए आया था, मगर आमना ने कोई रिस्पॉन्स न किया था। अस्पताल पहुंचते ही आमना को फौरन से इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी वाइफ को, सब ठीक तो है ना? वो उसके नाक से खून। फाइक शाह ने बेताबी से पूछा। मिस्टर फाइक, आप पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, आपसे मुझे इस हमाकत की तवक्को नहीं थी। डॉक्टर ने सीधा सीधा फाइक शाह को ही सुना डाली। आप कहना क्या चाहते हैं? फाइक शाह तहम्मुल से बोला था। आप जानते भी हैं इस हालत में वो ऑलरेडी कितनी तकलीफ में है, ऊपर से आपने उन पर बच्चे की जिम्मेदारी डाल दी। डॉक्टर काफी गुस्से से कह रही थी। कौन सी हालत? डॉक्टर साहबा प्लीज खुलकर बताएंगी आप? अब की बार फाइक शाह का जब्त जवाब दे गया। आपकी वाइफ पिछले 1 साल से ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज से लड़ रही हैं। ऐसे में उनके लिए खुद को संभालना भी मुश्किल है। आपने उन पर बच्ची की जिम्मेदारी कैसे डाल दी? डॉक्टर ने भी सख्ती से जवाब दिया था। क्या ब्रेन ट्यूमर? नहीं डॉक्टर, वो तो उसने मजाक किया था, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, उसे सही से चेक करें आप। फाइक शाह ने कहा। हमने सही से ही चेक किया है और ये रही रिपोर्ट्स। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें, हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट और फाइल उसकी तरफ बढ़ाई थी और फिर वापस अंदर चली गई। फाइक शाह ने रिपोर्ट पढ़ते अपने हाथ का मुक्का बनाते दीवार पर मारा था। आह आमना, तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो झूठ बोलकर तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, आज वही झूठ सच बनकर तुम्हारी आंखों के सामने आ गया है। अफसोस कि अब 3-3 जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। फाइक शाह ने दुख से सोचा था और पेपर्स पर साइन करते नर्स को पकड़ाए थे। डॉक्टर, आमना फाइक को बचाएं, वो ऐसे नहीं जा सकती मेरे सवालों से बचकर, अभी मेरा हिसाब बाकी है।
मैं यूं इतनी आसानी से उसे जान छुड़वाने नहीं दूंगा, फायक शाह ने स्पॉट लहजे में कहा था और फिर बाहर चला गया। आपको अंदर बुला रहे हैं। 3 घंटे बाद नर्स ने आकर उसे बुलाया। वो थके कदमों से अंदर आया, जहां दूसरी नर्स ने पिंक कंबल में लिपटी नन्ही परी उसके हाथों में दी। मेरी वाइफ? उसने पूछा। वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। ऑपरेशन के दौरान ही उनका ट्यूमर फट गया था, डॉक्टर ने अफसोस से बच्ची को देखते हुए कहा, जबकि फायक शाह नन्ही परी को गोद में लिए साकित रह गया था। उसकी मां की एक गलती, एक झूठ ने सब तबाह बर्बाद कर दिया था।